मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जीडी कॉलेज अलवर। हिंदी विभाग में मैं आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य के सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त की साकेत पर आधारित व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व पिछले व्याख्यान में मैंने यशोधरा पर इसी तरह से विचार अपने रखे थे। दोनों के विचार में एक अद्भुत समानता है। तो हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल में द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में भी उनका विशिष्ट स्थान है। गौरव में अतीत, भारतीय संस्कृति की महत्ता और स्त्री गरिमा उनकी रचनाओं में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित है। जागरण एवं सुधार युग की राष्ट्रीय नैतिक चेतना से उनका काव्य अनुप्राणित है। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति उनमें पूज्य भाव है और श्रेयस्कर परिवर्तन के प्रति आग्रह भी। इस दृष्टि से उनका साकेत सर्वोच्च शिखर पर है। गुप्त जी लोक संग्रही कवि थे और अपने युग की समस्याओं के प्रति संवेदनशील भी थे। गुप्त जी वैष्णव भक्ति से प्रभावित और संस्कारित पारिवारिक वातावरण में रहे, किंतु अंधविश्वास एवं जड़ आदर्शों में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत उनकी कविताओं ने उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई। हम जानते हैं कि आरंभ में गुप्त जी रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में कविता किया करते थे, लेकिन बाद में द्विवेदी जी के आग्रह पर ही उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखना प्रारंभ किया। अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करने के साथ साथ द्विवेदी जी उन्हें सरस्वती पत्रिका का सशक्त मंच भी प्रदान करते थे। साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा भी उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही मिली थी, जिसे गुप्त जी इन श्लिष्ट शब्दों के माध्यम से इस रचना का श्रेय उन्हीं को देते हुए प्रतीत होते हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। मैथिली शरण गुप्त। अब हम मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं पर विचार कर रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं निम्न हैं, जिनमें रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 एवं विष्णुप्रिया 1957। इसी प्रकार उनकी अनुदित काव्य रचनाएं हैं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, व्रत संहार। नाटक हैं तिलोत्तमा, चंद्रहास और आनघ। हिंदी में राम कथा पर आधारित कई महाकाव्य लिखे गए, किंतु जिनमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस, केशव की रामचंद्रिका और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत प्रमुख हैं। रामकथा की उपेक्षित नारी पात्र पर महाकाव्य की प्रेरणा भी द्विवेदी जी से ही गुप्त जी को मिली थी। भारत भारती की कविताओं से उन्हें अभूतपूर्व लोकप्रियता मिली और राष्ट्रकवि के रूप में प्रतिष्ठा मिली, किंतु साकेत ने उन्हें कीर्ति के शिखर पर पहुंचा दिया। भारत भारती की कविताओं तक गुप्त जी का कवि रूप इतिवृत्तात्मकता एवं गद्यात्मक शुष्कता, उपदेशात्मकता से ग्रसित रहा, किंतु साकेत में आकर उनका काव्य सरसता, भाव प्रवणता की दृष्टि से उच्च कोटि का हो गया है। इसके उपरांत अब हम आज हमारे व्याख्यान का प्रमुख केंद्र साकेत पर विचार करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम है नामकरण। साकेत अयोध्या का ही दूसरा नाम है और इस महाकाव्य की समस्त घटनाओं का केंद्र मुख्य रूप से अयोध्या ही है, किंतु कुल 12 सर्गों में विभाजित यह महाकाव्य
अपने में राम कथा को समेटे हुए है। कवि का मूल ध्यान उर्मिला की विरह वेदना के मर्म का उद्घाटन करना है। इस दृष्टि से इस काव्य के 2 सर्ग अति विशिष्ट कहे जा सकते हैं, जिनमें 8वें सर्ग में चित्रकूट की सभा में कैकेयी के अनुताप को मानवीय संवेदना के स्तर पर दर्शाया गया है। इससे पूर्व हम कैकेयी के निंदनीय और गृहीत रूप के ही दर्शन करते आए हैं। इसी प्रकार 9वें सर्ग में उर्मिला के त्याग और विरहजन्य वेदना को मौलिक उद्भावनाओं के साथ गुप्त जी ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। साकेत निश्चित रूप से नायिका प्रधान महाकाव्य है और निर्विवाद रूप से इसका केंद्रीय पात्र उर्मिला है। उसमें नायकत्व की सभी अपेक्षित पात्रताएं हैं। इस महाकाव्य का मूल उद्देश्य उर्मिला के चरित्र की उदात्तता उद्घाटित करना है। साकेत में कवि की कल्पना एवं वैष्णव मानवीय आदर्श का संस्पर्श पाकर उर्मिला चरित्र के उच्चतम आदर्श को छू रही है। वह दिव्य सौंदर्य से युक्त है, कला प्रेमी है, विनोद स्वभाव वाली निपुण राजमहिषी भी है। उसमें आत्म बलिदान के भावों के साथ सुकुमारता और शालीनता भी है। वह देश प्रेम, त्याग, तपस्या, आत्मगौरव आदि गुणों से ओतप्रोत है। आत्मविश्वास, आशावादिता और सकारात्मक दृष्टिकोण उसे चरित्र की ऊंचाइयों पर आसीन करते हैं। उर्मिला अपने 14 वर्ष के लंबे विरह को आशा के सुदृढ़ विश्वास के साथ व्यतीत कर आगामी सुखद जीवन के प्रति उत्साहित है। अपने जीवन में वेदना को वह एक अनुपम उपहार मानते हुए कहती है, वेदने तू भी भली बनी, ओ अभाव अभाव की आत्मजे और अदृष्ट जनी। वो कहती है, भले ही तू अदृष्ट है, कष्ट देने वाली है, लेकिन तुझ में भी कुछ ना कुछ भलाई छिपी हुई है। कितनी अद्भुत और मधुर कल्पना से वेदना का स्वागत वह करती है। इसी प्रकार अब हम इस महाकाव्य की अन्य विशेषताओं पर भी दृष्टिपात करेंगे, जिनमें है प्रकृति चित्रण। साकेत में प्रकृति उर्मिला की सहचरी रही है। प्रकृति के मनोहारी चित्र दृश्य इसमें अंकित हैं। 9वें सर्ग में षट ऋतु वर्णन में प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूप के हम दर्शन कर सकते हैं। वसंत की दूती कोयल की कूक वियोगिनी उर्मिला के घायल मन में हूक सी पैदा करती है और तब वह तड़फ कर कहती है, वह कोयल जो कूक रही थी आज हूक भरती है। कहीं इस ऋतु परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन को जीवन की अनुकूलता से जोड़कर उर्मिला प्रिय मिलन के काल्पनिक सुख का भी अनुभव करती है और जीवन के प्रति उत्साहित रहती है और अपनी सखी से अपने इस अनुभूति को साझा करती है और कहती है, निरख सखी ये खंजन आए फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। मनोदशा के अनुसार कवि प्रकृति व्यापार से आहत होकर विनती भरे स्वर में कहती है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, और अपनी परिस्थिति पर दया करने के लिए विनती करती है। दूसरी ओर पति लक्ष्मण के अपूर्व सौंदर्य और पराक्रम पर उसे अद्भुत गर्व है। विरह संतप्त उर्मिला कामदेव को चुनौती देती है और अपने पति लक्ष्मण के सौंदर्य पर गर्वानुभूति से भरकर कहती है, हे कंदर्प, मेरे पति के समक्ष तुम्हारा यह सौंदर्य तुच्छ है। और विरह में भी ईश्वर की अनुकंपा का अनुभव करके उर्मिला कहती है, विरह संग अभिसार भी, भार जहाँ आभार भी। मैं इस विरह को ईश्वर प्रदत्त आभार भी मानती हूँ, क्योंकि इसमें भी काल्पनिक अभिसार का जो सुख है वो मुझे मिलता है। इस कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है युग चित्रण या युग भाव बोध। गुप्त जी के कवि कर्म में अपने समय की राष्ट्रीयता, नवजागरण, स्वातंत्र्य चेतना एवं गांधीवाद
भी रचा बसा हम देख सकते हैं। अपनी रचनाओं में समसामयिक मूल्यबोध और युग चेतना का परिचय वो देते हैं। विरह वेदना के साथ कवि युग चित्रण को भी दृष्टि से ओझल कहीं नहीं होने देते और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक तो इसमें स्थान स्थान पर स्पष्ट परिलक्षित होती है। जब गुप्त जी कहते हैं, भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में, तो एक आह्वान सा भारतवासियों को उसकी मुक्ति के प्रति वो देते हैं। ऐसे ही यहाँ राम की प्रिया सीता के साथ माँ भारती की ओर भी वो संकेत करते हैं। राम के वनगमन को गांधी के सत्याग्रह से भी संयुक्त किया गया है। अयोध्यावासी राम को रोकने के लिए प्रयास करते हैं और वहाँ सत्याग्रह के प्रति भी उनका समर्थन स्पष्ट परिलक्षित होता है और कहते हैं, जाओ यदि जा सको रौंद हमको यहाँ, यूं कह पथ में लेट गए बहुजन वहाँ। साकेत विविध भावों और रसों से परिपूर्ण एक सरस काव्य ग्रंथ है। इसमें संयोग श्रृंगार का मर्यादित चित्रण है तो वियोग की मार्मिक अभिव्यक्ति भी है। चित्रकूट में उर्मिला लक्ष्मण को पूरे त्याग और विश्वास के साथ अपनी कुशलता के लिए आश्वस्त करती है, किंतु अपने मन की पीड़ा को किसी भी कीमत पर वह उजागर नहीं होने देती, ताकि उसका पति लक्ष्मण जिस उद्देश्य से राम के साथ वन में आए हैं उसको निर्बाध रूप से वो पूर्ण कर सकें और वह उनके कर्तव्य पथ में अवरोध भी नहीं बनना चाहती। और कहती है, मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। हे लक्ष्मण, अपने मन के भय को निकाल दो, मुझसे तुम्हें किसी भी प्रकार के असहयोग या असमर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं आपके लक्ष्य में सदा आपका साथ दूंगी। इस काव्य में गुप्त जी के कवि कौशल का उत्कर्ष देखा जा सकता है। व्याकरण सम्मत परिष्कृत खड़ी बोली में रचित इस महाकाव्य में लाक्षणिकता प्रतीकात्मकता के साथ साथ हम यत्र तत्र छायावादी तत्व भी देखते हैं। इस महाकाव्य की अलंकार योजना तो अत्यंत ही आकर्षक एवं सक्षम है। गुप्त जी मानववाद के समर्थक होने के साथ साथ निष्काम कर्म, गीता के निष्काम कर्म, विश्व बंधुत्व, सामाजिक समता, राष्ट्रीय चेतना को महत्व देते हैं। आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव उनकी कविता का मूल स्वर है। उनका काव्य उनके युग का स्वच्छ दर्पण है, जिसमें कवि के विचार एवं आदर्श हम प्रतिबिंबित होते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि विभिन्न बिंदुओं पर यदि हम विचार करें तो साकेत महाकाव्य हर दृष्टि से एक श्रेष्ठ और सफल काव्य कृति है और गुप्त जी की लोकप्रियता का भी चरमोत्कर्ष यह रचना कही जा सकती है। इति।